हेलो फ्रेंड्स, एली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे जीवों में जनन। आज का टॉपिक हमारा होगा लैंगिक जनन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखें, लैंगिक जनन जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये क्या चीज़ होता है। तो देखें, जब हमारे पास दो गेमिट बने यानी नर और मादा युग्मक बने, गेमिट का मतलब हो गया युग्मक, ठीक है, नर और मादा युग्मक जिनको हम बोल देते हैं मेल एंड फीमेल गेमिट, ठीक है, ये बने और फिर इनके जुड़ने से एक कोशिका बनती है जिसका नाम होता है युग्मनज बने, ठीक है, जिनका नाम बोलते हैं हम जाइगोट। और फिर उनसे संतति का निर्माण हो, संतति बने, यानी जो प्रोजेनी है ये प्रोड्यूस होती है। तो अगर नर और मादा युग्मक के संलयन से संतति का निर्माण होता है, अगर मेल एंड फीमेल गेमिट के फ्यूज़न से प्रोजेनी प्रोड्यूस हो रही है, तो इस जनन को, इस रिप्रोडक्शन को हम बोल देते हैं लैंगिक जनन। कंप्लीट है। तो लैंगिक जनन करने वाले जितने भी जो उच्च श्रेणी के जीव है, जैसे हम बात करते हैं मेमेलिया हो गया, एवीज हो गया, रेप्टिलिया हो गया, ये उच्च श्रेणी के जीव है, तो ये सब लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं, ठीक है। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में क्या होता है, उनके अंदर जीवन के अंदर प्रावस्थाएं पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की प्रावस्थाएं होती है जीवन में, जिसको हम बोल देते हैं फेजेज ऑफ लाइफ, जीवन की प्रावस्थाएं। अब वो प्रावस्था कौन कौन सी होती है, सबसे पहले उसके अंदर आती है जिसका नाम होता है किशोरावस्था, किशोरावस्था, या इसको कहते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है, जो भी सजीव है वो वृद्धि करेगा, ठीक है, यानी सजीव में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसमें ग्रोथ होती है, जो भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, वो ग्रोथ करते हैं, लेकिन इनके अंदर जनन की क्षमता नहीं होती, हम बोल देते हैं वो जनन अक्षम होता है, ठीक है, यानी जनन की क्षमता उसके अंदर नहीं पाई जाती, जनन की क्षमता उसके अंदर नहीं होती, यानी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी उसके अंदर नहीं होती, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। कंप्लीट है। तो ये किशोरावस्था होती है। उसके बाद में जैसे किशोरावस्था समाप्त होती है, उनके अंदर जनन प्रावस्था प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, जनन प्रावस्था शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोल देते हैं रिप्रोडक्टिव फेज कह देते हैं, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव फेज़ में क्या होता है कि जो भी जीव है वो जनन करने लग जाएगा, उनमें जनन शुरू हो जाएगा, उनमें रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। अब इसको हम ह्यूमन बीइंग में ऐसे ले चल सकते हैं कि जब मानो कि जैसे आयु है कोई भी, तो अगर जैसे अगर बात कर रहे हैं हम मेल की, तो 16 से लेकर, ठीक है, सॉरी 14 से लेकर 16 वर्ष की जो आयु है, ठीक है, इसमें वो वृद्धि करता है, उनमें जनन की क्षमता नहीं होती, ठीक है। अगर फीमेल की बात करते हैं तो उनमें क्या होती है, 12 से लेकर 14 वर्ष की आयु है, इसमें वो वृद्धि करते हैं। जैसे 12 वर्ष की आयु शुरू हो गई या 14 वर्ष की आयु, अलग अलग हो सकते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी में 13 होते हैं, किसी में 14 होते हैं, तो 12 से 14 के बीच में होता है, उनमें क्या होती है, जनन की क्षमता आ जाती है, ठीक है, जनन की क्षमता आ जाती है, वो जनन कर सकते हैं, जो संतति है वो पैदा कर सकते हैं उनमें, ठीक है। तो अब पहले क्यों क्या हो रहा था, उसमें केवल वृद्धि हो रही थी। इसी तरह हम पादप पे उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे आपने गेहूं का पौधा लगाया था, तो गेहूं का जैसे बीज डाला, डालने के बाद में वो क्या करेगा, लगभग 1 महीने तक वो बड़ा होगा, वृद्धि करेगा, उसके बाद में उनमें जो पुष्प लगेंगे, क्या गेहूं में पुष्प लगते हैं, जी हाँ, उनमें फ्लावर लगते हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये हमारा अलग टॉपिक है, कभी आपको अलग टॉपिक में बताएंगे कि गेहूं में पुष्प कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। तो गेहूं के अंदर क्या होगा, पुष्प लगेंगे, उसके बाद में बीज बनेंगे, तो पुष्प लगा इसका मतलब उनमें जनन होता है। जब भी कोई भी पादप है उनमें पुष्प लगता है, उनमें जनन होने के लिए ही लगता है। कंप्लीट है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर पादप, जैसे मान लो आपने नीम लगाया था, तो नीम का पौधा आपने लगाया है, ठीक है, अब वो कई सालों तक यानी 2-3 साल तक वो वृद्धि करेगा, बड़ा होता रहेगा, उसके बाद में उसमें पुष्प लगेंगे, उसमें जो निम्बोली होती है, उनके जो फल होते हैं वो लगना शुरू होते हैं। तो देखें, जब तक वो वृद्धि कर रहा है उसको किशोरावस्था होती है, ठीक है। और इसको पादपों के लिए हम बोल देते हैं कायिक प्रावस्था। पादप की अगर बात कर रहे हैं तो किशोरावस्था को क्या बोल देंगे, कायिक प्रावस्था, वेजिटेटिव फेज कह देते हैं इसको, वेजिटेटिव
वेजिटेटिव फेज इसका नाम हो जाएगा। कंप्लीट है। तो वेजिटेटिव फेज में क्या करते हैं, वो वृद्धि करेंगे। कंप्लीट है। और जैसे ही वेजिटेटिव फेज एंड हुई, जनन प्रावस्था कंप्लीट हुई, उनमें क्या होती है, जनन की क्षमता आ जाती है, जनन प्रावस्था आ जाती है, वो जनन करने लग जाते हैं। कंप्लीट है। ओके, फिर उसके बाद में तीसरी जो प्रावस्था आती है उसको हम बोल देते हैं, ठीक है, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था, या हम उसको दूसरा नाम कह सकते हैं जीर्णता या जीर्ण अवस्था बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा एजिंग, या इसको कहा जाता है सेनेसेंस। ठीक है, एजिंग कह देंगे या सेनेसेंस कह देंगे। इसका मतलब क्या होता है, पहले उसमें वृद्धि थी, जनन की क्षमता नहीं थी, फिर जनन की क्षमता आ गई, यहाँ पर भी जनन की क्षमता उसके अंदर नहीं रहेगी, वो जनन अक्षम हो जाएगा, यानी उनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। कंप्लीट है। उसके जितने भी अंग हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ते जाते हैं, और ठीक है, तो अब उनमें क्या होता है, कोई वृद्धि नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, गेहूं का पौधा आपने लगाया था, उसके बाद में उसमें पहले वृद्धि प्रावस्था आई, वो वृद्धि कर रहा है। वृद्धि करने के बाद में क्या हुआ, उसके अंदर फ्लावरिंग होने लग गई, पुष्प लगने लग गई, उसके बाद में बीज बन गए, उनमें गेहूं के बीज बन गए। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे मान लो कि आपने बीज अलग कर लिए, उसके बाद पौधा अगर लगा भी रह गया तो क्या हुआ, अपने आप ही मुरझा जाएगा, यानी उसकी वृद्धावस्था स्टार्ट हो जाती है। और वृद्धावस्था का अंतिम जो चरण है वो है मृत्यु, वो डेड हो जाएगा। कंप्लीट है, उसकी डेथ हो जाएगी, लास्ट का ये स्टेप होती है। तो इस प्रकार सजीवों की जो प्रावस्थाएं हैं उनको हम 3 भागों के अंदर बांटते हैं। ओके, तो हम जीवन की अलग अलग प्रावस्थाएं पढ़ रहे थे, तो उसमें एक चीज़ और है आपको याद रखना है, उसका नाम है यौनारंभ। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। अब देखें, यौनारंभ या प्यूबर्टी किसे कहते हैं, जैसे ही जो जेविनाइल फेज है यानी किशोर अवस्था समाप्त होती है और जनन प्रावस्था यानी रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होती है, तो कौन सी फेज, जनन प्रावस्था है, ये शुरू हो रही है, जिसको हम बोल देते हैं रिप्रोडक्टिव फेज है, ये शुरू होती है। जैसे ये शुरू होती है तो इसकी जो प्रारंभ होता है उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, यौनारंभ या प्यूबर्टी कह देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, अगर मानव की बात करते हैं तो अगर मेल है तो 16 से 17 वर्ष की आयु हो गई। ठीक है, और अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो ये हो गई 12 से 14 वर्ष की आयु। तो यहाँ पर आपको प्यूबर्टी प्रारंभ मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम स्टडी करते हैं कि जो जीवन के कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इंग्लिश में भी इनका मोनोकार्पिक पौधे, मोनोकार्पिक प्लांट। और दूसरे पौधे होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट, पॉलीकार्पिक पौधे। अब ये दोनों में देखें क्या डिफरेंस है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प उत्पन्न करते हैं। तो देखो, मोनो का मतलब क्या हो जाएगा, एक। ठीक है, पॉली यानी क्या हो जाएगा, मैनी, बहुत सारे। तो अगर कोई पौधे हैं जो जीवन काल में, अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प लगता है, फिर एक ही बार उनमें बीज लगेगा, एक ही बार फ्लावरिंग होती है और उसके बाद में सीड बन जाते हैं, तो ऐसे प्लांट कहलाते हैं मोनोकार्पिक प्लांट। फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं है, बाजरा है, इनको आपने लगाया है, एक बार उनसे आपने बाजरा प्राप्त कर लिया या गेहूं प्राप्त कर लिया, उसके बाद में आपको दोबारा प्राप्त करने के लिए दोबारा लगाना पड़ेगा। लेकिन वही जैसे आपने बेर की झाड़ी लगा दी है, आम का पौधा पेड़ लगाया है, तो अब उनमें क्या होता है, हर साल आपको नए नए बार लगाना नहीं पड़ेगा, उसमें पुष्प कई बार आते हैं, हर साल आते रहेंगे और इसमें बीज लगते रहेंगे और इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो अगर जनन की प्रावस्था एक बार ही होते हैं तो मोनोकार्पिक, और कई बार आते हैं तो पॉलीकार्पिक हो गए। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता चुका हूँ। अब आपको एक चीज़ और याद रखना है कि जो मोनोकार्पिक है उनका उदाहरण हो जाएगा 1 वर्षीय जितने भी पौधे होते हैं वो सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं एनुअल प्लांट्स। ठीक है, और जो द्विवर्षीय पौधे होते हैं, ठीक है, वो भी इसी के उदाहरण है। बाइनियल प्लांट जिनको हम कह देते हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। और पॉलीकार्पिका होते हैं जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जैसे अधिकतर पेड़ इसके अंदर आएंगे, तो ठीक है, बहुवर्षीय यानी हम बोल देते हैं पेरेनियल, पेरेनियल। कंप्लीट है, तो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक हो गई। अब देखो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कायिक प्रावस्था जो होती है ना, कायिक प्रावस्था कौन सी थी,
वेजिटेटिव फेज, जिसका दूसरा नाम हमने पढ़ा था, हमने कहा था वेजिटेटिव जो फेज होती है, ठीक है। और हमने कहा था कि जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था को हमने क्या नाम दिया था, जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज है यानी जो किशोरावस्था है, उसका क्या होता है कि वृद्धि करता है केवल पौधा, और पौधों के अंदर उसको नाम दिया है कायिक प्रावस्था। तो कुछ पौधों में कायिक प्रावस्था है, ये बहुत लंबी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बांस का पौधा, तो बांस का पौधा है, ये लगभग अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प उत्पन्न करता है, यानी मोनोकार्पिक हो गया। वो कब करता है ये 50 से 100 वर्षों के बीच में ये केवल एक बार ही आप पुष्प उत्पन्न करेगा, ठीक है। और कुछ पौधा ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, पॉलीकार्पिक तो होते हैं लेकिन उनके अंदर काफ़ी टाइम तक जुवेनाइल फेज रहती है। वो 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, यानी 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करते हैं, और उसका नाम होता है नीला कुरेंजी। इंग्लिश का नाम भी यही है, नीला कुरेंजी। इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है तो वो याद कर लें, इसका नाम होता है स्ट्रोबिलेंथस कुल्थियाना, ठीक है। तो ये क्या करता है, 12 वर्षों में इनमें एक बार पुष्प उत्पन्न होते हैं, ठीक है। लास्ट बार हुए थे 2006 में, और उसके बाद में हुए थे 2018 में। अब आप 12 काउंट कर सकते हो कि 12 साल कितने बाद में आ जाएगी, यानी ये हो जाएगा आपके 2030, ठीक है। 2030 में नेक्स्ट टाइम पे इनमें क्या लगेंगे, पुष्प लगेंगे, नीले रंग के पुष्प लगते हैं। और ये कहाँ मिलता है, ये केरल में, तमिलनाडु में, इस एरिया के अंदर मिलता है। कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारे पास मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। इसी तरह कुछ जीव होते हैं, उनको दो भागों में बांट देते हैं, जिनको हम कहते हैं मौसमी प्रजनक, मौसमी प्रजनक, ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर। और कुछ होते हैं उनको कहा जाता है सतत प्रजनक, सतत प्रजनक, या हम बोल देते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए नाम से पता चल रहा है, मौसमी प्रजनक, सीजनल ब्रीडर, किसी स्पेसिफिक सीजन में, कोई विशिष्ट मौसम में ही इनमें क्या होती है, जनन की क्षमता होती है। ये जीवन भर इनके अंदर जीवन की क्षमता नहीं रहती, कोई विशिष्ट मौसम आएगा उसी के अंदर ही संतति उत्पन्न कर पाएंगे। इसको हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं पौधों पर, कि जैसे बेर की है, तो बेर की जो झाड़ी, उसमें बेर केवल सर्दियों का मौसम आएगा तब लगते हैं। आम की बात करते हैं तो आम केवल गर्मियों का मौसम आएगा तब लगेगा। ग्वार की जो फलियां होती है वो कब लगती है, गर्मियों के मौसम में। बाजरा गर्मियों के मौसम में। तो ये क्या होता है, मौसमी प्रजनक होते हैं, उनमें जनन की क्षमता है वो किसी विशिष्ट मौसम में ही आती है। इसी तरह जैसे अगर बात कर रहे हैं हम कोई भी जंतु की, जैसे कुत्ते हैं, तो उनमें भी कोई विशिष्ट मौसम आता है, बरसात का तो मौसम होता है, उनके दौरान ही उनमें संतति उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उसके अलावा वो कभी भी संतति उत्पन्न नहीं करते, जीवन पर्यंत नहीं करते, मतलब साल पर्यंत नहीं करते रहते। लेकिन अगर बात करते हैं किसी सजीव की, वो सतत प्रजनक होते हैं, वो चाहे सर्दियाँ हैं गर्मी हो, हमेशा वो संतति उत्पन्न करते रहते हैं। अधिकतर हमें देखने को मिलता है ऐसे पुष्प जो सजावटी पौधे होते हैं, जैसे गुलाब का है या मोगरे का है, उनमें क्या होता है, पुष्पन यानी जो फ्लावरिंग है वो सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो सब में होती रहती है। इनके अलावा जैसे अगर बात कर रहे हैं हम मानव की, बंदर की, गाय भैंस बकरियाँ, उनमें भी क्या होता है, वो सतत प्रजनक होते हैं, यानी उनमें जो प्रजनन है उनकी क्षमता साल वर्ष पर्यंत बनी रहती है, किसी विशिष्ट मौसम में नहीं रहती। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सतत, मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक। आशा करता हूँ ये समझ में आए। तो अब हम जानते हैं कि जो मेमेलियंस होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, ठीक है, स्तनधारी जिनको हम कहते हैं मेमेलियन। तो स्तनधारियों में क्या होता है कि उनके अंदर जननिक चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जननिक चक्रीय परिवर्तन होते हैं, ठीक है, सॉरी, जिनको हम बोल देते हैं साइक्लिक रिप्रोडक्टिव चेंजेस, ये आते हैं उनमें। अब इसका मतलब क्या होगा, क्या उसके बॉडी में परिवर्तन होते हैं, उनमें जो होते हैं ना, केवल किन में होते हैं, केवल मादा में होते हैं, ये ओनली फीमेल्स में होते हैं। फीमेल में बॉडी में चेंजिंग आते रहते हैं उनके, यानी जो ओवम है वो हमेशा नहीं बनता रहता, किसी स्पेसिफिक टाइम पे ही बनेगा। तो उनमें बनने की जो पूरा एक प्रोसेस होता है, उनमें शरीर में क्या होते हैं,
परिवर्तन आते रहते हैं, वो कहलाता है जननिक चक्रीय परिवर्तन, साइक्लिक रिप्रोडक्टिव चेंजेस। अगर ये आ रहे हैं नॉन प्राइमेट जो एनिमल्स होते हैं, नॉन प्राइमेट, हिंदी में भी यही कह देंगे नॉन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट मादाओं में आ रहे हैं तो इसको कहा जाता है मधचक्कर, मधचक्कर, ठीक है, या हम इसको कह देते हैं ओस्ट्रेस साइकिल, ओस्ट्रेस साइकिल या मधचक्कर, यानी नॉन प्राइमेट मादाओं में होने वाले जननिक चक्रीय परिवर्तन, ठीक है। साइक्लिक रिप्रोडक्टिव चेंजेज इन नॉन प्राइमेट फीमेल्स आर कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। ये हो गया ओस्ट्रस साइकिल हो गया, ठीक है। अब ये ओस्ट्रस साइकिल क्या होता है? ओस्ट्रस साइकिल थोड़ा लंबी अवधि का होता है, यानी 6 महीने हो गया, 5 महीने हो गए, इस तरह लंबी अवधि का होता है, ठीक है, जिसको सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं आओ में आना या ताओ में आना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं गाय है, भैंस है, बकरियाँ हैं, इनमें क्या होता है ओवम का निर्माण 4-5 महीने के बाद में होता है, यानी साल में कोई 2 बार इनमें ही ओवम का निर्माण होता है। अगर मानव की बात कर रहे हैं तो हर महीने के अंदर इनमें होता रहता है ओवम यानी अंडाणु का निर्माण, ठीक है। अब अगर बात करते हैं प्राइमेट मादाओं के बारे में, प्राइमेट इंग्लिश का नाम भी यही हो जाएगा प्राइमेट। तो प्राइमेट मादाओं में जो जननी चक्रीय परिवर्तन होते हैं उसको कहा जाता है रज चक्कर या आर्तव चक्कर, रज चक्कर या आर्तव चक्कर कहा जाता है, या इसको बोल देते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट में कहलाता है एमसी, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर प्राइमेट मादाओं में जननी चक्रीय परिवर्तन हो रहे हैं तो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आर्तव चक्कर कह देंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है मानव और जो बंदर होते हैं जिसको बोल देते हैं हम कैपी, यानी ह्यूमन बींग्स एंड एपीज, इसका एग्जाम्पल है। इसका जितने भी गाय हैं, भैंस है, बकरियां हैं, ऊँट है, वो सब इसके एग्जाम्पल हो गए, कंप्लीट है। अब इनमें प्राइमेट और नॉन प्राइमेट क्या चीज़ें हैं? तो देखो प्राइमेट उनको कहते हैं जिनमें अंगुलियां होती है, हाथ होता है, सीधे खड़े होकर चल सकते हैं, ये प्राइमेट होते हैं। और नॉन प्राइमेट है, इनमें ऐसा नहीं पाए जाते, खुर आदि पाए जा रहे हैं और सीधे खड़े होकर भी नहीं चल सकते, तो वो नॉन प्राइमेट हो गए। तो उनमें जननी चक्रीय परिवर्तन हमने स्टडी। ओके, तो अब हम लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं उनके बारे में जान लेते हैं, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन की घटनाएं, जिसको हम बोल देते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। आपको मैंने नाम बताया था कि इनमें युग्मक जुड़ते हैं जिसको हम कहते हैं निषेचन, ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से पहले की घटनाओं को बोल देंगे निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी हम बोल देंगे प्री, प्री यानी पहले होता है, ध्यान रखना है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, प्री यानी पहले होता है, ये याद रखना है, डिक्शनरी में लिख लें आपसे। और निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन के बाद में होने वाली घटनाएं, यानी हम बोल देंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। ये क्या चीज़ें होती है? तो देखिए निषेचन से पहले की जो घटनाएं होती हैं उसमें होता है युग्मकों का निर्माण, यानी मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, मादा युग्मक और नर युग्मक बनेंगे। इस प्रक्रिया को हम कह देते हैं युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस, इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा गेमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन। निषेचन से पहले की घटनाओं में आता है, सबसे पहले क्या बनेंगे उनमें, नर है तो नर युग्मक बनेंगे, मादा है तो मादा युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो नर युग्मक है ये मादा युग्मक तक पहुंचते हैं, यानी हम बोल देते हैं युग्मक का स्थानांतरण होता है,
युग्मक का स्थानांतरण होता है, हम बोल देंगे जो गैमिट है उनका ट्रांसफ़र होता है, गैमिट ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद में जब नर युग्मक मादा युग्मक पास पास पहुंच गए, यानी नर युग्मक है ये मादा युग्मक तक पहुंच जाएगा, मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक पहुंच जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। निषेचन के बाद में जो सबसे पहले संरचना बनती है, ठीक है, उसका नाम होता है युग्मनज। युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद में उसमें क्या होगा, जाइगोट में वृद्धि होगी, यानी वो बन जाएगा भ्रूण, यानी इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे भ्रूणोद्भव होगा, यानी हम बोल देंगे एम्ब्रियो जेनेसिस होगा। एम्ब्रियो जेनेसिस होगा। कंप्लीट है। अब ये सब चीज़ें क्या है, इनके बारे में चलिए डिटेल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम युग्मक जनन पढ़ते हैं। तो परिभाषा बता दी मैंने, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। कंप्लीट है। तो हमारे पास गैमिट दो टाइप के होते हैं, एक होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। ठीक है, यानी हम बोल देंगे मेल गैमिट होता है और फीमेल गैमिट होता है। ठीक है, अब मेल गैमिट होता है, ठीक है, अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं, पादप की बात कर रहे हैं, तो पादप में जो नर युग्मक है उसको कहा जाता है पुमणु। ठीक है, पुमणु, या उनको कहा जाता है एंथेरेजोइड। एंथेरेजोइड, एंथेरोजोइड, सॉरी, एंथेरोजोइड, या इनको कहा जाता है माइक्रोजोइड्स, इनके नाम होते हैं। कंप्लीट है। अगर हम बात कर रहे हैं, ये तो किसकी बात कर रहे हैं, पादप की, प्लांट की। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, पुरुष की, जंतुओं की, उनकी बात कर रहे हैं, तो इनको कहा जाएगा स्पर्म, यानी शुक्राणु, इनको कहा जाता है। कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल गैमिट जो होता है। ठीक है, अगर हम इसको बात कर रहे हैं तो इनको कहा जाता है अंड, ओवम भी कहते हैं, या इनको कहा जाता है डिम्ब। ठीक है, डिम्ब भी कहते हैं। और अगर हम पौधों की सॉरी जंतु की बात कर रहे हैं तो इनको अंडाणु कहते हैं। अंडाणु को भी ओवम कहते हैं, अंड को हम कह देंगे एग। तो एग भी कह सकते हैं जंतु में, डिम्ब भी कह सकते हैं, और ओवम भी कह सकते हैं। कंप्लीट है। तो ये इनके अलग अलग नाम हो गए। अब कहीं कहीं पर क्या होता है कि किस जीव में जो युग्मक बनते हैं, दो टाइप के युग्मक बन रहे हैं, दोनों के देखने में आकार समान होते हैं, देखने में एकदम समान होते हैं, आकार और संरचना समान होती है, पहचान नहीं सकते कि ये नर युग्मक है या ये मादा युग्मक है, ये मेल गैमिट है या फीमेल गैमिट है। ठीक है, और ऐसे जो युग्मक है उनको हम बोल देते हैं, ऐसे जीव को हम बोल देते हैं समयुग्मकी जीव। ठीक है, और ऐसा हमें देखने को मिलता है कुछ कवकों के अंदर, एल्गी के अंदर ऐसा देखने को मिलता है समयुग्मकी, यानी हम बोल देते हैं होमोगेमस एनिमल्स हो गए वो। कुछ होते हैं जिनमें क्या होता है, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आसानी से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, जो मेल गैमिट होता है ये आकार में छोटा होता है, फीमेल गैमिट आकार में बड़ा होता है, उनको देखकर पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनको हम क्या नाम बोल देंगे, इनको बोल देंगे हम विषम युग्मकी। ठीक है, जीव, या हेटेरोगेमस जीव, एनिमल ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोगेमस ऑर्गेनिजम्स। और इनको हम एक और नाम बोल सकते हैं, आइसोगेमी भी बोल सकते हैं इस प्रोसेस का नाम, और इसका नाम हो जाएगा एनाइसोगेमी। एनाइसोगेमी इनका दूसरा नाम, क्योंकि आइसो का मतलब होता है समान, सेम। आइसो का मतलब होता है समान, सेम, एक दूसरे के सेम होते हैं, उनको आइसो कह देंगे। कंप्लीट है, ओके। इनके अलावा एक चीज़ और याद रखना है, कुछ जीव ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास केंचुआ है। ठीक है, ये केंचुआ जैसे सिंपल सा बना देता हूँ। केंचुए में क्या होता है कि इसी केंचुए के अंदर नर युग्मक भी बनता है, इसी में मादा युग्मक भी बनता है, यानी ये नर भी है और मादा भी है। तो ऐसे जीव हो जाएंगे, उनको हम क्या बोल देंगे, ये होते हैं द्विलिंगी। ठीक है, यानी हम बोल देते हैं बाईसेक्सुअल है ये।
और ऐसे प्लांट में भी होते हैं। अगर किसी प्लांट के अंदर जो फूल लगा हुआ है, पुष्प लगा हुआ है, ठीक है, उसमें स्त्री केसर और पुंकेसर, स्टामेन और पिस्टिल दोनों के दोनों है, स्त्री केसर भी और पिस्टिल दोनों के दोनों है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट्स कहेंगे। या हम उनको एक और नाम बोल सकते हैं, मोनोइशियस, ठीक है, या एक लिंगाश्रयी इनको कहा जाता है। द्विलिंगी होते हैं मोनोशियस उसको कहेंगे। एक लिंगाश्रयी वर्ड आपको नहीं याद रखना है, इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर जैसे मेल की बात, हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जो मेल और फीमेल होते हैं ये सेपरेट होते हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, ये हो जाएंगे एक लिंगी होते हैं, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं ये यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनमें मेल और फीमेल सेम होते हैं, अलग अलग। ओके, तो अब एक चीज़ और याद रखना, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हमें टेप वर्म होता है ना, फीताकर्मी हो गया, कुछ स्पंज हो गए, और अर्थवर्म यानी केंचुआ हो गया, सब इसके एग्जांपल होते हैं किसके, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल के। पौधे की बात करते हैं, जैसे मटर हो गया, ये मटर है, ये द्विलिंगी है, ठीक है। या इनके अलावा जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, जो अपने गेहूं है, बाजरा है, ये सब चीज़ें, ये सब क्या से द्विलिंगी होते हैं। एक लिंगी जो होते हैं ना, एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, वो कौन से होते हैं, जैसे प्लांट की बात कर रहे हैं तब तो हो जाएगा। खजूर आपने देखा होगा, खजूर का पौधे में नर और मादा सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो उनका एग्जाम्पल ये होगा। अगर बात करते हैं किसका, इनको एक से इनके एग्जाम्पल जंतुओं के, तो मानव देखने को मिल गया, कॉकरोच देखने को मिल गया, ये सब यूनिसेक्सुअल एक लिंगी होते हैं। और एक चीज़ याद रखना है, ये जो द्विलिंगी होते हैं इन जंतु, तो उनके लिए एक और वर्ड काम में लेते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी को ये वर्ड याद रखना। ओके, तो अब हम जो निषेचन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, निषेचन किसे कहते हैं, जो मेल गैमीट है, हाँ सॉरी, उससे पहले हमारा टॉपिक बच गया था युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण का मतलब क्या हो जाएगा, जो युग्मक है, जैसे हमने कहा था नर युग्मक होते हैं आकार में छोटे होते हैं, मादा युग्मक आकार में बड़े होते हैं। फिर नर युग्मक है, ये मादा युग्मक तक पहुँचते हैं, ठीक है, इनको यहाँ तक पहुँचना होता है। ये होते हैं एचल होते हैं, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं ये स्टेशनरी होते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये चल होते हैं, गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये गति कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा संख्या में बनेंगे, ये एक दो ही बनेगा। जैसे मानव की बात करते हैं तो जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो करोड़ों की संख्या में बनते हैं, लेकिन जो ये होता है अंडाणु, ये एक ही बनता है। तो अब ये जो नर युग्मक है ये यहाँ तक पहुँचेगा, मादा युग्मक के पास में पहुँचेगा। ये प्रोसेस कहलाती है युग्मक स्थानांतरण। अब युग्मक स्थानांतरण अगर पौधों की बात करते हैं तो उसको हम कहेंगे परागण, ठीक है, यानी पोलिनेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, पोलिनेशन। या अगर हम बात करते हैं जंतुओं की, तो इस प्रक्रिया का नाम हो जाता है मैथुन, यानी कॉप्यूलेशन, जिसको इंटरकोर्स भी कहते हैं दूसरा वर्ड। तो कॉप्यूलेशन ये हो जाएगा। तो परागण क्या होता है और मैथुन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से हम जब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको परागण बता देंगे, थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो मैथुन यानी कॉप्यूलेशन बता देंगे। कंप्लीट है। ओके, अब हम बात करते हैं निषेचन क्या होता है। तो निषेचन में देखो क्या हुआ कि जब नर युग्मक है ये मादा युग्मक तक पास पहुंच गया, तो ये दोनों के दोनों युग्मक है, एक ही कोशिका होती है, ये एन अवस्था के होते हैं, यानी अर्धसूत्रीय विभाजन से बनते हैं, ठीक है। युग्मक कौन से विभाजन से बनेंगे, अब कैसे बनते हैं ये सब डिटेल हम दूसरे और तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अर्धसूत्रीय विभाजन से यानी मियोसिस से बनते हैं, ये सब के सब मियोसिस से बनते हैं। उसके बाद में ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, जुड़कर एक सिंगल कोशिका बनाते हैं 2-1 अवस्था में, यानी द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है, ये होती है डिप्लॉइड। ये दोनों अगुणित अवस्था में है, हेप्लॉइड है। फिर इनसे इनमें संतति बन जाएगी, प्रोजेनी बन जाएगी इनके। कंप्लीट है। तो ये वो प्रक्रिया है, ये निषेचन प्रक्रिया कहलाएगी, नर युग्मक और मादा युग्मक के जुड़ने से युग्मनज का निर्माण होना। उसके बाद में क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज क्या है, एक सिंगल कोशिका है जो 2-1 अवस्था में होती है। 2-1 का मतलब हो गया ये द्विगुणित होती है, ये डिप्लॉइड होती है, ठीक है, डिप्लॉइड होती है। फिर इसमें विभाजन होकर ये बना लेती है एक संरचना, बहुत सारी कोशिकाओं की संरचना बना लेती है, जिसको हम कह देते हैं भ्रूण या एम्ब्रियो, ठीक है।
फिर ये एम्ब्रियो है, ये जो भ्रूण है, ये डेवलप होता है, डेवलप होकर फिर इसी से ही पूरे शरीर का निर्माण हो जाएगा। या अगर पादप की बात कर रहे हैं तो उनमें बीज है, बीज के अंदर भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार ये नया पौधा भी उगा सकता है। कंप्लीट। अब ये पूरा डिटेल क्या होता है ये हम सेकंड और थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड में तो पादप के बारे में पढ़ लेंगे और थर्ड में जो मानव है और जंतु है उनके बारे में पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अधिक इसको सब शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।